हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। यह हमारा नया सीरीज है डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज। इसमें हम एमसीक्यूज की मदद से डेली का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और बिन स्टैंडर्ड पे बेस्ड होंगे। इस सीरीज से आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के प्रश्न को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है बिकॉज आपके हर दिन का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की मदद से आसानी से रिवाइज हो जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, लॉकडाउन के कारण आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द जनरल फाइनेंशियल रूल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अमेंडमेंट्स टू जनरल फाइनेंशियल रूल टू इंश्योर दैट goods and services valued less than 200 crore rupees are being procured from the domestic firm. Second statement है, it is a big boost to domestic suppliers, especially micro, small and medium enterprises. आपको यह बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसके डिटेल को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में अमेंडमेंट किया है। इस अमेंडमेंट के तहत 200 करोड़ से कम के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो डोमेस्टिक फर्म के द्वारा प्रोक्यूर किए जाएंगे और जो इंटरनेशनल फर्म होंगे, ग्लोबल टेंडर्स होंगे, उसे डिसअलाउ किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। यह आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, जिससे हमारे डोमेस्टिक फर्म है उनको एक बूस्ट मिलेगा, खासकर एमएसएमई सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा बिकॉज इस छोटे अमाउंट के टेंडर में मोस्टली एमएसएमई फर्म अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए एक बड़ा राहत है कि उनको कोई भी ग्लोबल जो पार्टनर है, ग्लोबल जो कंपनीज हैं, उनसे किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो एक काफी महत्वपूर्ण पैकेज है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अभी इसके डिटेल को फर्दर नोटिफाई किया जाएगा कि कैसे प्रोक्योर करना है और क्या करना है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 24 मई विद द थीम आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट हैज बीन रेटिफाइड बाय 196 नेशन। आपको यह बताना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है बी ओनली। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। गलत इसलिए है बिकॉज ये 22 मई को मनाया जाता है, ना कि 24 मई को। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 सेलिब्रेट किया गया और इसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेचर में ही सॉल्यूशन है, हमारे जो भी प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी के उससे रिलेटेड। जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यह एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है और इसे 196 नेशन ने रेटिफाई किया है। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे 1993 में फोर्स में लाया गया था और इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट एराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान रखिए। यह जो डे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 2000 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो सेक्रेटरिएट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये सारे पॉइंट
काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसकी जो मीटिंग होती है जनरल बॉडीज की, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, रेगुलर उनकी मीट होती है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं वो कॉप में डिसीजन लिया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। 2 जनवरी 2000 में इनका आया था कैटेजना प्रोटोकॉल, जो कि बायोसेफ्टी के ऊपर था। इसके ऊपर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कैटेजना प्रोटोकॉल था वो 2003 में आया था, ये भी बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द G7। पहला स्टेटमेंट है, इट हैज फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया एज ए मेंबर नेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज हेडक्वार्टर्ड एज बायरिट्ज, फ्रांस। आपको यह बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट G7 के बारे में सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी यह कहा है कि 46th G7 समिट इन पर्सन होगा, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यह जून 10 से 12 तक शेड्यूल था केप डेविड, यूनाइटेड स्टेट में। अब इसका टाइम बदल दिया जाएगा, लेकिन यह इन पर्सन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होगा। G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज जो है उनका एक ब्लॉक है। इसमें फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा है। इसमें चाइना नहीं है। चाइना जबकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है और सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वहां पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए उसे एडवांस इकोनॉमी हम नहीं कहते हैं, इसलिए वो G7 का पार्ट नहीं है। इसे 1975 में पहली बार बनाया गया था और यह ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए काम करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पे भी यह काम करता है। कुछ समय के लिए G7 G8 बनाया गया था, जब इसे रसिया ने 1997 में ज्वाइन किया था, लेकिन रसिया को 2014 में एक्सपेल कर दिया गया था, जब उसने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था, जो कि यूक्रेन रीजन का पार्ट था। तो उसके बाद रसिया को G7 से हटा दिया गया है, तो ये अब G7 है, G8 नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये नासा का इनिशिएटिव है। आपका आंसर ए है। इसके डिटेल को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि 27 मई 2020 को नासा का स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा और यह 2011 के बाद पहला क्रूड फ्लाइट होगा, मतलब कि इसमें पर्सन जाएंगे। 2011 में यूएस का एक फ्लाइट सतह से टकरा गया था, लैंडिंग करते समय उसमें कल्पना चावला भी थी। उसके बाद पहली बार यह फ्लाइट भेजा जा रहा है। डेमो 2 मिशन नासा का कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है और इसके तहत रॉबर्ट बेंकिन और डगलस हर्ले को भेजा जा रहा है, जो कि स्पेस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे और यह फाल्कन 9 रॉकेट से जाएगा फ्लोरिडा से। नासा का कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम अमेरिकन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कंपनी के लिए काम करता है और ये बहुत सारे एजेंसीज से नासा ने, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं एरोस्पेस एजेंसीज, उनके साथ कोलैबोरेट किया है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम 2010 से काम कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया हैज 3 रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम साइट्स। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर है सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन के डिटेल को जानते हैं। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम को फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसका एम यह था कि वर्ल्ड के जो भी एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है उन्हें सपोर्ट किया जाए और उन्हें सेफगार्ड किया जाए। इसके तहत जो भी एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी है और जो भी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम है उसे बचाया जाए, क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज भी है और ये काफी वैल्यूएबल है। इंडिया के 3 साइट्स इसके पार्ट हैं, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखिए। कुटांड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला, तो ये इसका पार्ट है। कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा, ये भी इसका पार्ट है। पोम्पोरे सैफ्रून हेरिटेज ऑफ
कश्मीर, तो ये तीनों के तीनों इसके पार्ट हैं। इसे हम शॉर्ट में ग्यास कहते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए सारे पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हैं। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।